तो नीलांचल का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं है, जैसे क्या बताया कि लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करता है। नहीं, नीलांचल तो समझिए एक नाम है जगन्नाथ महाप्रभु का। तो वो तो NGO का कोई भी तो नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी उसका मूल उद्देश्य तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वृक्षारोपण करना, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटियों की शादी करना, मुफ्त में इलाज करवाना, हेल्थ कैंप लगवाते रहना, ये सब उसका नीलांचल सेवा समिति का कार्य है। और उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी सभी समाज के लोग और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि उस काम को बखूबी निभाते हैं। आपको ये लगता है कि अगर 2018 में पार्टी अगर आपको टिकट देती तो जो भी भाजपा 2018 में हारी थी, बीजेपी की वहाँ MLA रहती? रिजल्ट को देखते हुए तो ऐसे ही लगता है। तो 2023 के चुनाव में जब टिकट बंटवारे का नाम चल रहा था, तो आप अप्रोच किए कि पार्टी आपके पास आई कि आप आइए भाजपा में एक बार फिर से घर वापसी कीजिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने ही निःशर्त पार्टी में प्रवेश करने का निवेदन किया था। तत्कालीन MLA देवेंद्र जी का यह कहना था कि संपत अग्रवाल अवसरवादी है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए कहीं पार्टी में रहते, कहीं बाहर जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। उस समय को छोड़ के उस समय भी पूरी जनता ने चाहा और ऐसे किए। अवसरवादी तो वो लोग हैं कांग्रेस वाले। अब क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं। बसना में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायनवाद है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें भी अभी हमारे विष्णुदेव की साय जी की सरकार साए काम चल। रेलवे सुविधा वहाँ तक अभी तक सुगमता से पहुँच नहीं पाई है, तो क्या आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था लोगों को मिल जाएगी? छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं और केंद्र का दिल्ली का रूप कुमारी चौधरी, इसीलिए वहाँ की जो भी समस्याएं हैं और केंद्र से जो होने का रहेगा मैं लिख के दूंगा, तो उसको आदरणीय रूप कुमारी चौधरी पूरा करेंगे। 5 साल का जो समय रहा है देवेंद्र बहादुर जी का, कितना सफल रहे, क्षेत्र में कितना विकास का काम कर पाए, आपको क्या लगता है अगर आप अनुमान करते हैं? 5 साल का कांग्रेस का जो कार्यकाल था वही निष्क्रियता से भरा हुआ था। आपकी जीत के पीछे नीलांचल परिवार या फिर संस्था का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? देखिए, नीलांचल सेवा समिति के जो परिवार है सभी भारतीय जनता पार्टी और सब एक हैं। 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए आपके पास क्या रोड मैप है बसना विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए? बसना विधानसभा और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा रहा उनका जीवन और संघर्ष, आने वाले समय में या जो उनका कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा, कितना उपलब्धियाँ उनके पास है और आने वाले समय के लिए क्या उनके पास रणनीति है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है बसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक संपत अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन हम चाहते हैं और हमारे दर्शकों के लिए कौन है संपत अग्रवाल जी, थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मैं अभी वर्तमान में बसना विधानसभा का विधायक हूं और बसना विधानसभा के बारे में जानते हैं सभी लोग। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र क्रमांक 40 आता है, वहीं पे मैं जन्मा पला बढ़ा और 2014 से 19 तक नगर पंचायत का अध्यक्ष भी था और वर्तमान में विधायक हूँ। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक रही, कैसा बचपन रहा आपका, थोड़ा सा इसके बारे में? मैं 1988, 89, 90 उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के जब समय था, महासमुंद जिला भी नहीं बना था रायपुर जिले का, उस समय बजरंग दल का प्रमुख था मैं। मेरे नेतृत्व में 2 बार तक 100 लोग कार सेवा में अयोध्या भी गए थे। तब से मैं धर्म जागरण विभाग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि सभी संगठनों में मैं सक्रियता से रहा। 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया और मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया गया, उसमें प्रचंड मतों से विजयी हुए और उसके बाद में फिर
चुनाव के बाद में धर्म जागरण के विभाग का ही काम देखते रहे और अभी 2023 में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और 38,000 वोटों से मैं जीत के और विधायक बना। राजनीति में आने के पीछे का कारण क्या रहा कि आपकी रुचि शुरू से थी कि मुझे राजनीति में आना है? मेरी रुचि शुरू से और क्षेत्र की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। मेरा एक एनजीओ भी है, नीलांचल सेवा समिति, जिसमें 1 लाख से ऊपर सदस्य हैं और समय समय पे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं और सेवा कार्य में 3-4 एम्बुलेंस निरंतर निःशुल्क सेवा हेतु चलते रहती हैं। बेटियों की शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई सब कुछ एनजीओ के द्वारा संचालित होते रहता है। तो उसमें अब राजनीतिक एक बड़ा मंच है। पहले खुद से करना पड़ता था, अब अगर सेवा का जज्बा है तो विधानसभा के लिए सदन में अपनी मांग रख के वहाँ के जितने जो काम है उनको और सदन के माध्यम से और सबको बजट में जुड़वा के और अब स्पीड से सारे काम चल रहे हैं। जी, आप एक सफल व्यापारी भी हैं, तो ये तो व्यापारी तो हैं, साथ साथ में आप नीलांचल के संस्थापक भी हैं। तो नीलांचल का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे क्या बताया कि लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करता है। नहीं, नीलांचल तो समझिए एक नाम है जगन्नाथ महाप्रभु का। वो तो एनजीओ का कोई भी तो नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी उसका मूल उद्देश्य तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वृक्षारोपण करना, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटियों की शादी करना, मुफ्त में इलाज करवाना, हेल्थ कैंप लगवाते रहना, ये सब उसका नीलांचल सेवा समिति का कार्य है। और उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी सभी समाज के लोग और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि उस काम को बखूबी निभाते हैं। 2018 का वो दौर था जब आपने अपने टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी को बोले, लेकिन ऐसा बना माहौल कि आपको नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं आप निर्दलीय चुनाव लड़े। तो क्या कारण रहा, ऐसा क्या उस समय का? अब वो 1 लाख से ऊपर सदस्य हैं और घर के सामने और इतना ज़्यादा प्रदर्शन करने लगे, माने नहीं कोई, तो चुनाव लड़ना पड़ा था, नहीं तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मैंने उस समय भी कुछ नहीं कहा था और चुनाव के बाद में भी मैं पार्टी से अपने आप को अलग कभी भी नहीं समझा। दूसरे नंबर पर है आप, जब वहाँ जीत कर आए जो एमएलए थे वीरेंद्र जी, तो दूसरे नंबर पर आप रहे, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। तो क्या एक यही कारण था कि जब 2023 का समय आया तो आपको कैंडिडेट बनाना पड़ा बीजेपी को? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब पार्टी और सर्वे करती है, 8-10 सर्वे होते हैं। सर्वे के आधार पर जनता पूरा जिसको चाहती है, जिसके लिए ज़्यादा पक्ष सही बनता है, उसको टिकट देते हैं। उसमें मेरा नाम था, मुझे भरोसा जताया पार्टी ने और मैं उसमें खरा उतरा। जी, आपको ये लगता है कि अगर 2018 में पार्टी अगर आपको टिकट देती तो जो भी भाजपा 2018 में हारी थी, बीजेपी की वहाँ एमएलए रहती? रिजल्ट को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। जो रिजल्ट आए उस समय, तो जनता उस समय भी चाहती थी कि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले करके। तो 2023 के चुनाव में जब टिकट बंटवारे का नाम चल रहा था तो आप अप्रोच किए कि पार्टी आपके पास आई कि आप आइए भाजपा में एक बार फिर से घर वापसी कीजिए, हम आपको टिकट दे रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने ही निःशर्त पार्टी में प्रवेश करने का निवेदन किया था। बाद में पार्टी के सर्वे में आया तो चूँकि मैं पार्टी में प्रवेश कर चुका था, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया, बाकी अप्लाई मैंने ही किया था। जी, 2018 में जो आपके प्रतिद्वंदी थे 2023 में भी वही रहे, तो क्या जब आपको टिकट मिला बीजेपी की ओर से तो डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि इस बार फिर से मेरे चुनाव टक्कर उन्हीं के साथ होना है? ऐसा कुछ नहीं रहता। इसमें भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मिल जाती है तो प्रत्याशी का महत्व तो कम हो जाता है। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी कार्यकर्ता लड़ते हैं। वो सब ने बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ा और प्रदेश में सरकार भी बनी और हम भी जीते। जी, तत्कालीन एमएलए देवेंद्र जी का यह कहना था कि संपत अग्रवाल अवसरवादी है।
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए कहीं पार्टी में रहते, कहीं बाहर जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। उस समय को छोड़ के उस समय भी पूरी जनता ने चाहा और ऐसे किए। और सर्वाधिक तो वो लोग हैं कांग्रेस वाले कि हमेशा से उनको टिकट मिलते रही है, उनके पिताजी को, सबको। बाकी एक बार टिकट नहीं मिली तो गाड़ी छाप में महेंद्र बहादुर सिंह, उनके चाचा, बसना विधानसभा से चुनाव लड़े हुए हैं। सरायपाली से सामान्य सीट थी, वहाँ पे टिकट नहीं मिली तो उनकी सगी बहन पुखराज सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तो अवसरवादी वो लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना ही है, चाहे किसी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े। जी, अब क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं। बसना में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायनवाद है। तो पलायनवादी को रोकना, वहाँ के जो युवा हों उनको रोज़गार देना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जिससे उन लोग बाहर ना जाके बसना में ही रहे, ऐसे आपके पास कुछ कार्य योजना है? बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें भी अभी हमारे विष्णुदेव की साय जी की सरकार साए काम चल रहा है। इससे पलायन बहुत कुछ रुका है। इस बार नहीं गए हैं लोग, क्योंकि जब रोजगार यहीं पे मिल रहा है तो बाहर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्यों जाएंगे लोग। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और रोज़गार मिल रहा है। किसानों का जब धान का इतना रेट मिल रहा है उसके वजह से भी खुशहाली है। हमारी महिला बहनों को 1000 रुपये महीने का जो मिल रहा है, ऐसे ऐसे सब तरफ यहाँ पैसे की कमी नहीं है। और बसना विधानसभा में तो मैं इस बार बजट में हर गांव में बहुत सारे काम जोड़वाया हूँ। और जो काम अभी जब चालू हो जाएंगे तो लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। जी, पानी की समस्या बीच बीच पर चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो कि टीवी के माध्यम से वहाँ दिखती रहती है। तो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए भी आपके पास कुछ ऐसा है ठोस प्लान? तो मोदी जी की योजना है 2 साल के अंदर में, और किसी को भी पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और हमारा बसना विधानसभा क्षेत्र में और पानी की कमी नहीं है। जनप्रतिनिधि लोग कोई ध्यान नहीं दिए, उसकी वजह से भले हो, बाकी अभी सब जगह बढ़िया चल रहा है। नल जल योजना के अंतर्गत जितनी अभी टंकियां बन चुकी हैं सबसे पानी सप्लाई चालू हो चुका है। जी, अगर बात करें सर स्वास्थ्य हमले की, तो जब कोई भी बड़ी समस्या आती है कोई भी आम जनता को, तो बड़े शहर के लोग भागते हैं। तो क्या बसना में भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी कि उन्हें बाहर ना जाके बसना में उनका इलाज हो सके? ऐसा हमारा स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा मैं सजग हूँ और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान दे रहा हूँ अभी भी। और विधायक बनते ही और जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब में बैठकें लेके और एक आध कोई बड़ा प्रोजेक्ट ट्रामा सेंटर बसना में और पिथौरा में दोनों जगह लाने का विचार है, ताकि इलाज के लिए लोगों को शहर तक या और कहीं भी जाना ना पड़े। जी, बहुत अच्छी बात है सर। एक और मांग है वहाँ की जनता की, रेलवे की मांग। जो सरायपाली की बात करें, फिर बसना के जो जनता है, रेलवे सुविधा वहाँ तक अभी तक सुगमता से पहुँच नहीं पाई है। तो क्या आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था उन लोग को मिल जाएगी? रेलवे का जोंक परियोजना का कई सारी मांगे हैं, 2008 से ही चल रहा है। वो करीब फाइनल लेवल पे है। अभी थोड़ा प्रयास और करके, क्योंकि बसना से ही और रूप कुमारी चौधरी जो कि बसना की पूर्व विधायक रही हैं, अभी सांसद हैं। डबल इंजन के सरकार तो एक ही गांव में हो गया। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं और केंद्र का दिल्ली का रूप कुमारी चौधरी। इसीलिए वहाँ की जो भी समस्याएं हैं और केंद्र से जो होने का रहेगा मैं लिख के दूंगा, तो उसको आदरणीय रूप कुमारी चौधरी पूरा करेंगे। ऐसा कुछ डेडलाइन बना के रखे हैं कि 5 साल तक या 2-3 साल तक के अंदर भीतर ये सब काम कर लेना है? जो भी ये जोंक परियोजना रेल की जो है उसको बोल रहे हैं, तो वो 1-2 साल के अंदर में हो जाएगा पूरा। बसना विधानसभा क्षेत्र ज़्यादातर वहाँ की जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर करते हैं। लगभग 75 से 80% ऐसे किसान लोग हैं जो किसानी के ऊपर अपना काम करते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। उनकी एक समस्या रहती है खाद्य की और उचित सिंचाई व्यवस्था की। तो क्या जो बीजेपी से सरकार वहाँ बनी है, या फिर जो जैसे कि आप वहाँ के एमएलए हैं, तो उनकी जो समस्या है उनकी दूर होने के ऐसा कुछ? उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सही समय में उचित मूल्य में खाद दिलाया जा रहा है। पानी की समस्या का समाधान हो गया है। खरीदी बहुत अच्छे से हुई है।
और आगे भी कोई भी किस्म की समस्या रहेगी तो मैं किसान भाइयों के साथ में खड़ा हूँ और कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी वहाँ से समाचार निकल कर आती है सामने, तो इस पर भी लगाम लगाने के लिए कुछ तैयारी है आपके पास? हमारे यहाँ तो कालाबाजारी होगा ही नहीं, उसके लिए मैं पूरा संकल्पित हूँ। वहाँ ना अभी कोई अवैध गांव में जो शराब बिकती थी पहले वो भी नहीं बिकती, और खाद की जो समस्या थी वो समस्या भी नहीं है और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा। जी 5 साल का जो समय रहा है देवेंद्र बहादुर जी का, कितना सफल रहे, क्षेत्र में कितने विकास का काम कर पाए, आपको क्या लगता है अगर आप अनुमान करते हैं? 5 साल का कांग्रेस का जो कार्यकाल था वही निष्क्रियता से भरा हुआ था, तो सम्माननीय देवेंद्र बहादुर सिंह जी का कहाँ से सक्रियता से रहेगा। कांग्रेस ने ही, सरकार ने कहीं गांव में तरक्की और विकास, रोड, नाली, नहर, पानी, कोई चीज़ की सुविधा के लिए और पैसा नहीं दिया। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, तो इसी में ही लिप्त होकर रह गए और कुछ भी, और जन उपयोगी योजनाओं का कहीं भी चालू नहीं किए, तो सब समस्या ही समस्या थी 5 साल तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में। बहादुर जी का यह कहना है कि 5 साल में जितना काम मेरे रहते हुआ है, बीजेपी की जो 5 साल का है वो सिर्फ गड्ढा किया है, मैं पाटने का काम किया हूँ और जितना बन सकता था एक विधायक के रूप में काम करते हुए मैं उतना काम करके दिया। अब टीवी चैनल में कहीं भी बोलना तो सरल है, बाकी वो तो जनता के बीच में अब जाइए तो पता चलेगा। 5 साल में, और अब किसी गांव में भी नहीं गए। 80% गाँव में गए नहीं हैं, कहीं 10-20% गाँव में कभी कार गए होंगे तो बात अलग है, नहीं तो नहीं, वो घर से नहीं निकलते। महाराज हैं, वो घर में रहते हैं, बैठते हैं। जब आप जनता के बीच में जा रहे थे चुनाव के दौरान, तो क्या क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जा रहे थे या फिर कांग्रेस की जो 5 साल की नाकामी रही है उसको लेकर जा रहे थे? विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे थे। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी की, मोदी गारंटी की जो योजनाएं, हमारा घोषणा पत्र था, इसको तुरंत पूरा किया जाएगा और उसको लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किए, इसलिए 11 में से 10 सीटें जीत के भी आए। चुनावी मुद्दे क्या क्या रहे? चुनावी मुद्दे बता रहा हूँ, विकास के ही मुद्दे रहे कि उस क्षेत्र का जो भी सर्वांगीण विकास, गांव में सड़कों की दुर्दशा है, सब पूरा किया जाएगा। पानी की समस्या दूर की जाएगी। नहर, जगह जगह नहर की जो भी परियोजनाएं बनी हुई हैं उसको पूरा किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सभी चीज़ों को लेके किए, और सब मांग को, और इस चुनाव से पहले बसना विधानसभा का और 300 करोड़ से ऊपर का मैंने बजट में जुड़वाया है। जी, पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें आई हैं, तो कांग्रेस कहाँ पे कमी चूक कर गई और बीजेपी कहाँ से एडवांटेज लिया, क्या लगता है आपको जब आकलन करते हैं? कांग्रेस तो पूरा ही चूक था। उनका जो जितना भी नीति था वो जनता को कहीं से भी पसंद नहीं आया, इसलिए इतनी कम सीटें आई। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी के वादे, उसमें जनता ने भरोसा किया और तुरंत चुनाव के बाद में 3100 रुपये क्विंटल धान, 21 क्विंटल खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत उनको देना, सब काम स्पीड से चलने लगा। कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू हुई थी टी.एस. बाबा जी के साथ में, तो उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार काम बेहतर की है, अच्छी योजनाएं भी लाई हैं, लेकिन जब बात धरातल पर उतारने की हो तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम जनता को समझा नहीं पाए कि हम आपके लिए बेहतर काम किए हैं बीजेपी की तुलना में। नहीं, वो जनता को समझाना नहीं पड़ता, जनता खुद समझती है। अगर वो अच्छा काम किए रहते तो समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने अच्छा काम किया था, अभी फिर लोकसभा चुनाव आया, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनके खुद पूर्व मुख्यमंत्री भी निपट गए, हार गए बुरी तरीके से। लगभग 37,000 का आपकी जीत का अंतर था, तो क्या लगता है कि वहाँ वास्तविक में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है कांग्रेस सरकार की, या फिर वहाँ के जो विधायक की वो काम किया है, कि या फिर जो जैसा आप बोल रहे हैं कि वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर जनता के बीच गए, जनता को पसंद आई? क्षेत्रीय मुद्दे और मेरी सक्रियता, मैं हर वहाँ बसना विधानसभा को मैं अपना परिवार मानता हूँ। सबके सुख दुख सब में खड़े रहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाते रहता हूँ, वो मेन थे वहाँ। कोई ठीक है, राजा साहब की निष्क्रियता रही होगी, बाकी राजा को भी लोग चाहते हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि वो, उनकी छवि गलत नहीं है, सीधे साधे हैं।
बाकी हमारी जो सक्रियता थी, लोगों का सेवा करते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, सबसे बड़ी जीत का कारण वही था। आपकी जीत के पीछे नीलांचल परिवार या फिर संस्था का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? देखिए, नीलांचल सेवा समिति के जो परिवार है सभी भारतीय जनता पार्टी और सब एक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो नीलांचल सेवा समिति के सदस्य के रूप में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ताओं के रूप में हो, सबने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दिलाई है। जी, बीजेपी बहुत बड़ा धोखा दिया कांग्रेस को, ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्योंकि कर्जा माफ़ की बात हो गया, 2500 रुपये धान खरीदी की बात हो गई, सब एक तरफ हो गया। जब बीजेपी महतारी वंदन योजना लाई तो एक तरफ खींच के लगे, तो बीजेपी वालों को धोखाबाज बोल रहे हैं कांग्रेस ही ठग विद्या धोखा का काम कांग्रेस करती है। अभी के चुनाव में और 1 लाख रुपए देंगे, जिस विधानसभा में हम जीतेंगे वहाँ पे देंगे, कहाँ दिए? 8,500 रुपये महीना बहनों को देंगे। पिछले बार भी 500 रुपये महीना देंगे, बोले 5 पैसा भी नहीं दिए 5 साल में। तो जहाँ पे जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को फुलफिल करना तो किसी के साथ धोखा नहीं है। धोखा तो तब है जबकि बोल दो और कुछ न करो। कांग्रेस बोलती है, करती कुछ नहीं। उमेश पटेल जी का एक और आरोप है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि उन लोग रात भर जगे हैं और फॉर्म डलवाए, जो कि झूठ था। जब बात देने की आई तो छटनी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को और दिया जा चुका है और छटनी वटनी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जो और पैसे वाले हैं खुद भी नहीं लेंगे, और जिन माता बहनों को और कहीं से भी और दूसरी योजनाओं से पैसा मिल रहा है, नौकरी से मिल रहा है, वो उनको कैसे मिलेगा? उसका तो छटनी करना ही होगा ना। अगर उसके बावजूद भी अनजाने में किसी ने फॉर्म भर दिया है और जिससे बहन को 15-20 हज़ार कहीं से सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट के काम में है, तो उसको 1,000 रुपये और का लाभ कहाँ से मिलेगा? कोई चीज़ की छटनी हो रहा है, बाकी कोई चीज़ की छटनी नहीं हो रहा है। जी, जैसे अब बात करते हैं सर, 1,000 रुपये खाते में डालना है तो एक बात होगी, लेकिन अगर 1,000 के बदले अगर उन हाथों को अगर रोज़गार दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। रोज़गार भी दे रहे हैं, और एक जनधन का जो खाता खुलवाए थे तो 1,000 रुपये उनके खाते में आने से, और घर के कई सारी ज़रूरतें रहती हैं जिनको कि बहनें अगर 1,000 रुपये उनके खाते में हैं, वो अतिरिक्त आय हो गई। हम नहीं बोल रहे हैं कि उसी से घर चलेगा करके। उनके आमदनी के, रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। बाकी उसके बाद 1,000 रुपये अतिरिक्त जो उनको मिलेगा तो उससे बहुत सारे छोटे मोटे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। 2 बातें निकल कर सामने आ रही है कांग्रेस के आत्ममंथन में। एक तो ईवीएम, दूसरा ईडी और सीबीआई। जो सेंटर की जो एजेंसियां हैं वो इतना दबाव डाल दी छत्तीसगढ़ में, जो नेता हैं बड़े बड़े, कि उन लोग अपना ठीक से प्रचार नहीं कर पाए और उन लोग भाग दौड़ में ही लगे रहे कोर्ट कचहरी के। ईवीएम का बोले, जब कांग्रेस को अभी जगह जगह से बढ़त मिली तो अब ईवीएम का राग तो अब की बार नहीं अलाप रहे हैं। रहा सवाल जांच एजेंसियों का, ईडी वगैरह का, तो किसी एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ है कि फर्जी छापे पड़े हों। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं, पेपर्स मिले हैं, इसलिए उनके कई नेता और कई अधिकारी कई जेल में हैं, कई बेल में हैं। प्रूफ है जी। बड़ौदा बाजार में जो भी हिंसा की घटना घटी है उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसको मेंटेन नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। क्या सच में ऐसा है? इसमें बाहरी शक्तियों का और कांग्रेस के साथ में मिल के और षड्यंत्र, यहाँ के जो सीधे साधे सतनामी समाज के लोगों ने नहीं किया था, वो उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए थे। न्यायिक जांच की उन्होंने मांग किया था। 9 तारीख को न्यायिक जांच की घोषणा जब हो गई तो चलिए अपन धन्यवाद दे देते हैं, एक मीटिंग कर लेते हैं करके। उसमें बाहर से लोगों ने आके, और जो अभी जांच में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसमें दोषी थे, वो सब जांच चली रही है।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सल और पुलिस के बीच मुठभेड़ बहुत बढ़ गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा नक्सलवादी मारे भी जा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी आरोप है, और उससे ज़्यादा आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि जो वहाँ के गरीब आदिवासी हैं उनको मारा जा रहा है, और बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है कि नक्सलवादी को मार रहे हैं। देखिए, विष्णुदेव साय जी ने एक संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ से और नक्सल समस्या का खात्मा करेंगे, और अभी तक नक्सलाइट ही मारे गए हैं और नक्सलाइट ही सरेंडर किए हैं बहुत सारे। किसी एक भी वहाँ के गरीब आदमी या किसान या गांव वालों की मृत्यु नहीं हुई है। छटपटाहट में जिनको श्रेय देती थी कांग्रेस, अब उनके मारे जाने का मातम तो नहीं मना सकते, तो गांव वाले मर रहे हैं करके, फर्जी मुठभेड़ है करके बोल रहे हैं। जबकि एक भी सभी मुठभेड़ को नक्सलाइट लोग खुद प्रूव किए हैं कि ये मुठभेड़ में हमारे इतने आदमी मारे गए। खुद लिस्ट जारी किए कि हमारे नक्सलवादी मरे हैं। हाँ, विजय शर्मा जी के साथ हमारा कुछ समय पहले इंटरव्यू हुआ था। उनका ये कहना था कि हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अगर बात देखा जाए अगर बस्तर संभाग में तो जो जितने नेता हैं बीजेपी के वो ज़्यादातर उनके शिकार हुए हैं। तो बातचीत का रास्ता कितना सफल हो सकता है, आपको क्या लगता है? बातचीत के रास्ते तो आखिर तक खुले रखना चाहिए। बातचीत के लिए अगर वो मुख्य धारा से जुड़े तो भी एक इंसान है, उनको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये ध्येय रहा है। बाकी वो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी हथियार नहीं छोड़ना है, तो फिर वो जिस भाषा में चाहते हैं उसमें जवाब दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक अपने उद्बोधन में कहा था कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसको दोगुना कर देंगे। अभी जो वर्तमान में 5 लाख करोड़ रुपए है उसको 10 लाख कर देंगे। आपको लगता है कि पॉसिबल है ये? पॉसिबल है। अभी ईमानदारी से काम करोगे तो व्यापारी भी देने के लिए तैयार हैं, और टैक्स चोरी अगर रोकना है और सब अलर्टनेस बढ़ा के रहेंगे तो जो कि कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री भी सक्रिय हैं, और हमारे मुख्यमंत्री तो सक्रियता से काम में लगे ही हैं। तो ज़रूर 5 लाख का 10 लाख होना कोई बड़ी बात नहीं। बसना का कितना बड़ा सहयोग होने वाला है? भाई, बसना का तो सहयोग हो ही रहा है। मैं बताया आपको कि हमने जो समस्याएं और जो काम के मांग किए थे, हमारे इस बजट में 300 करोड़ के काम जोड़े गए हैं। तो निश्चित ही उससे साल भर के अंदर ही बसना की छवि, बसना का कायाकल्प होता हुआ दिखेगा। लगभग 6 महीना पूरा करने को है साय सरकार। कितना काम हो पाया? आपको क्या लगता है कि जो वादा करके आए थे बीजेपी सरकार, उनका कहना है कि 80% ज़्यादा जो वादे थे हम लोग पूरा कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम इसको डबल करने का प्रयास करेंगे। 6 महीना पूरा हो चुका है। इस 6 महीने में बहुतों को हम लोगों को काम भी समझना था, सब करना था। उसके बावजूद भी, और जितने मोदी गारंटी की, साई जी की गारंटी की जितनी योजनाएं थी 80% से ऊपर पूरा भी कर चुके। बृजमोहन जी का सांसद बनने के बाद 2 ऐसे विभाग मंत्री पद है जो खाली हो गए हैं, उनके लिए भरने की जब बात चल रही तो इसमें एक नाम आपका भी शामिल है। लगता है कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में और किसी कार्यकर्ता, सभी एक कार्यकर्ता हैं हम लोग, किसको ये मालूम नहीं रहता कि किसको क्या पद दिया जाएगा। जिसको जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको सिरोधारी होता है और उसको निभाने का काम करते हैं। ऐसा आपके पास चर्चा में आती होगी कि हाँ इनका नाम चल रहा है, इनका नाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि मेरा भी नाम सामने आ रहा है तो मुझे बनाया जा सकता है। ये हमारे पार्टी कार्यालय में चर्चा में नहीं रहता है। हम जनता के बीच में चर्चा में रहता है कि उसका नाम चल रहा है, वो आ जाएगा, वो कवायद लगाए जाते रहते हैं। बाकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी मीटिंग, पार्टी के आला कमान जो तय करेंगे और वो लोग संभालेंगे उस पद को। सर, बात अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की करें तो बीजेपी यहाँ 11 में से 11 सीट जीत कर मोदी जी को भेंट देना चाह रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। पिछले बार 9 थी, इस बार 10 हो गया। लगता है कि प्रोग्रेस हुआ है, आने वाले समय में हम 11 के 11 जीतेंगे। प्रोग्रेस हुआ है, पे कहीं न कहीं पे कुछ वोटों के अंतर से मान लो 1 सीट हम लोग गंवाए भी, तो 10 सीट तो आई, पहले से ज़्यादा ही आई है। जबकि कांग्रेस का दावा था कि हम लोग बीजेपी से 1 न 1 सीट हमारी ज़्यादा रहेगी करके, जबकि 1 ही सीट आई। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आस्था है, रुझान है, इसलिए 10 सीटें आई और सब अच्छे प्रचंड बहुमत से हमारे महासमुंद लोकसभा की सीट 1,45,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। जी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं सर, लेकिन जब भाजपा चुनाव में उतरी थी लोकसभा चुनाव में, तो अब की बार 400 पार,
250 पार नहीं हो पाई, तो मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कमज़ोर पड़ती दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नारा हो सकता है कि लोगों को ये रहा होगा कि चल मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का सदस्य हूँ और 400 पार हो ही रहे हैं, तो मैं वोट डालने नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, भीषण गर्मी है, ऐसे ही करके और वोट डालने भी कम गए। कुछ भी कारण रहा हो, बाकी जनता की आस्था मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वैसे की वैसे बनी हुई है। विपक्ष तो जीत का जश्न मना रहे हैं हारने के बाद भी कि हम लोग संविधान को बचाने में सफल हो गए। वो ठीक है, मनाना चाहिए, सर पिटने से क्या फ़ायदा होगा, जश्न ही मनाओ, खुशी खुशी रहो और जिनकी सरकार मोदी जी की चल रही है उसको देखो। छत्तीसगढ़ में कई बड़े बड़े दिग्गज थे, जिसमें एक पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी थे जो राजनांदगांव से चुनाव लड़े थे, वो भी जीत कर नहीं आ पाए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? आने वाले समय में और जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, नहीं तो बहुत जल्दी और एक मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे उसको नकार देना, तो साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक में उनकी अब छवि क्या रह गई है। अगर संपत अग्रवाल जी राजनीति में न आए रहते तो क्या करते रहते? समाज सेवा, धर्म के काम। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? कोई वो खाली समय में कई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक अयोध्या में और भंडारे का आयोजन किया नीलांचल सेवा समिति के द्वारा, इस टाइप से काम करते रहते हैं। एक और बहुत बड़ी सर समस्या ये है रोज़गार की, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे अलग अलग क्षेत्र में हो, जो बच्चे खैरागढ़ विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलते हैं बाहर, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा कुछ व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार में है नहीं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था भी मिलनी चाहिए वहाँ की, जो बच्चे पढ़कर बाहर आ रहे हैं? ठीक है, आपने बोला है, इस और शासन भी ध्यान देगी और उनको रोजगार मिलना चाहिए, जरूर दिलवाएंगे। 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए आपके पास क्या रोड मैप है बसना विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए? बसना विधानसभा और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोड मैप तैयार किया है, जिसमें हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार साय काम कर रही है और हम लोग तो एक विधानसभा के एक प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ की जन समस्याओं को यहाँ तक पहुँचाते हैं और सक्रियता से काम करने का रोड मैप तैयार है, फटाफट काम हो रहा है। जी, एक और सवाल, संपत अग्रवाल जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अभी आप एमएलए हैं, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, कहाँ तक देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सेवा कार्य करना था और सेवा के लिए एक बढ़िया मंच मिला हुआ है, जनता की सेवा इसी प्रकार से करता रहूं, लोगों के साथ में इसी प्रकार जुड़ा रहूं, यही मेरी अपेक्षाएं हैं और इसके आगे कुछ नहीं। नीलांचल सेवा संस्थान क्या छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से में भी फैलेगी, काम करेगी अपना? अलग अलग हिस्सों के लोग हमारे पास आते हैं तो उनका सेवा करते ही हैं, कोरोना काल में और कहीं के भी कोई भी रहे, हम यहाँ बैठे हुए थे अपना पूरा सदस्यों के साथ में डेरा डाल के रायपुर में, तो किसको प्लाज्मा दिलाना, बेड दिलवाना, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाना, जो भी काम था वो सबके लिए करते थे हम लोग, तो आगे भी और बढ़ाएंगे उसको। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को या फिर जो प्रदेश की जनता है उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है साय काम कर रही है, उनके साथ में सबके सब कंधे से कंधा मिला के जुड़े रहें और निश्चित ही आने वाले 5 साल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भी खात्मा के साथ साथ कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी, सब लोग खुशहाल रहेंगे और खुशहाल रहे, ये मेरी कामना है। आप सुन रहे थे बसना विधानसभा क्षेत्र से विधायक संपत अग्रवाल जी को, जिनका कहना है आने वाले 5 साल में जिस गति से काम होगा वह देखने वाला होगा। मेरे पास पूरा रोड मैप है और उसी के अनुरूप आने वाले 5 साल में काम करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।